आज़ादी के बाद का भारत एक ऐसा भारत जहां पर लोगों ने सपने देखे थे कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन आज सांप्रदायिकता के जोर में झुलस रहा है भारत। आज भारत के राज्यों में, आज जो उत्तर प्रदेश का बहराइच है, गढ़वा है, पश्चिम बंगाल है, इन तमाम राज्यों में सांप्रदायिकता जो तांडव दिखा रहा है, क्या सांप्रदायिकता आज़ादी के बाद के भारत की कहानी है? बिल्कुल नहीं। आइए देखते हैं सांप्रदायिकता के उन कारणों को जहां से सांप्रदायिकता जन्म लिया। अरे यार, अंग्रेज भारत जब आए थे ना बॉस, तो अंग्रेजों की मानसिकता भारत में हुकूमत करने को थी। 1877 से पहले तक 1877 से पहले तक अंग्रेज कट्टर हिंदू समर्थक था, लेकिन 1877 के बाद उन लोगों को समझ में आ चुका था कि भारत हिंदुओं की मांगों को पूरा कर पाना उन लोगों के बस के बाहर का चीज़ है। तब उन लोगों ने टारगेट किया कि किस संप्रदाय, किस वर्ग को लिया जाए जिसके बलबूते हम फूट डालो राज करो की नीति को ज़मीन पर उतार सकें, और उसी में उन लोगों ने चुना मुस्लिम समुदाय को। और मुस्लिम समुदाय को इसलिए चुना क्योंकि उसमें पहली चीज़ कि नारी एजुकेशन डेड था, दूसरी चीज़ नारी में एजुकेशन का अभाव था, और अगर एजुकेशन था तो अल्लाह अकबर का एजुकेशन था। यही कारण था कि मुसलमानों के अंदर सांप्रदायिकता और कट्टरता के भाव को भरा जा सकता था। इसको पहली बार अमल में लाया 1909 में, जब मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन दिया, और ये रणनीति अंग्रेजों का सफल कर गया। पुनः 1919 में सिखों और ईसाइयों को ये चीज़ दे करके सांप्रदायिकता का जहर को और फैलाते हुए आगे बढ़ने का क्रम आरंभ करता है। तब तक भारत के मुस्लिम समुदाय को अच्छा लग चुका था कि मजहब के आधार पर एक अलग राष्ट्र होना चाहिए, और उस राष्ट्र का नाम पाकिस्तान होना चाहिए। लेकिन ये भले एजुकेशन में मुस्लिम समुदाय कम हो, लेकिन एक बात तो है कि एकता जबरदस्त है, बटता नहीं है। और आज के भारत में अगर टटोल के देखोगे तो मुस्लिम किसको वोट देता है? तो वो किसी को वोट नहीं देता है, वो वोट उसी को देता है जो भाजपा को हरा सके, अर्थात इसकी अपनी कोई पार्टी नहीं है। मज़ेदार पहलू तो यह है कि 1947 में जब देश को आज़ादी मिली थी, 1947 में जब देश को आज़ादी मिली थी, तो महज 24% आबादी मुसलमानों की थी, और ये 24% की गोलबंदी के आगे 76% की आबादी कुछ ना बिगाड़ सका। अब आता है आज़ादी के बाद के भारत में कांग्रेस सबसे ताकतवर और बड़ी पार्टी के रूप में उठी, या यूं कहें कि वो सर्वे सर्वा पार्टी के रूप में उभर करके सामने आया। लेकिन कांग्रेस आगे चल करके एक गलती कर बैठा। उसने अपना एक समीकरण बनाया, और वो समीकरण ऐसा समीकरण था जिसमें मुसलमानों को, ब्राह्मणों को और दलितों को वोट बैंक के रूप में यूज किया। और यही कारण था कि इन पार्टियों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उठूं तो उठूं कैसे। और इसी के कारण लोगों के अंदर एक अपने आप में एक चैलेंजिंग पहलू था कि सत्ता के शिखर पर अगर पहुंचा जाए तो कैसे पहुंचा जाए। और अन्य पार्टियों को यही जब समझ में नहीं आ रहा था, इसी दरमियान जो बीजेपी, जो आरएसएस के गर्व से पनपी हुई पार्टी है, उसको लगा, उसने एक दांव चला और उग्र हिंदूवाद या कट्टर हिंदूवाद की रणनीति को अपनाता है, और इसी रणनीति पर चलते हुए वो आगे की ओर बढ़ता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस ने अगर मुस्लिम तुष्टीकरण की रणनीति को ना अपनाया होता तो कभी भी बीजेपी भी जैसी पार्टी आज सत्तारूढ़ नहीं हुई होती। और इसको अन्य जो क्षेत्रीय पार्टियां पनपी, वक्त बीतने के साथ दिल्ली कमज़ोर होती गई, कांग्रेस कमज़ोर होता गया, और क्षेत्रीय पार्टियां उभर कर सामने आती चली गई। और उसी क्षेत्रीय पार्टियों में ने अपना जो समीकरण बनाया, उस समीकरण में मुस्लिम वोट बैंक फिक्स रखा और अपने साथ जातियों को जोड़ा। आप बिहार को देख लें, बिहार में मुस्लिम प्लस यादव समीकरण है, यूपी में भी मुस्लिम प्लस यादव समीकरण है। मतलब हिंदुओं को जितने टुकड़ों में बांट दो, जातियों में बांट दो, हर जाति का नेता खड़ा कर लो, और एक वोट बैंक के रूप में अगर आप मुस्लिम समुदाय को रख लेते हो तो सत्ता का रसास्वादन किया जा सकता है। ये भारत की सरजमी पर क्षेत्रीय पार्टियों ने आजमाया था। ये वोट बैंक किसी और का नहीं बल्कि कांग्रेस का था। वक्त बीतता है, और बीतते वक्त के साथ ये मुस्लिम तुष्टीकरण की रणनीति जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ता है। और इसमें कहीं ना कहीं भारत का कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ा जिम्मेवार पार्टी के रूप में माना जाना चाहिए, क्योंकि वो तुष्टीकरण की रणनीति पर जिस अंदाज में वो चला, वो अंदाज आगे चल करके भारत में सांप्रदायिकता के जन्म का एक बहुत बड़ा कारण बना, जहर बना, जो भारत में कहर ढा करके आज के डेट में ढा रहा है। अभी बहराइच है वो जल रहा है। वहाँ के स्थिति ऐसी पैदा हो गई जहाँ पर आज मूर्ति विसर्जन के क्रम में
भारत के किसी न किसी राज्य में पथराव आगजनी की घटना होते रहता है। अभी झारखंड के गढ़वा में लोगों ने मूर्ति विसर्जन पर रोक लगा दिया। अब ये बातें उभरने लगी कि ये मुस्लिम बस्ती है, ये हिंदुओं की गली है। तो बतलाइए हिंदुस्तान कहाँ है? अगर कोई बस्ती या कोई गली मुसलमानों का है, कोई गली हिंदुओं का है, तो सवाल ये पैदा होगा कि आखिर राष्ट्र राष्ट्र के रूप में कहाँ है? सत्तारूढ़ पार्टियां इन तमाम समुदाय को तुष्टीकरण करती है, मुस्लिम समुदाय को आगे बढ़ने के विभिन्न तरह के प्रपंच रचती है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो है किसी का नहीं। बहराइच में विवाद का मूल कारण क्या था? डीजे का बजना, और डीजे के गाने को लेकर विवाद आरंभ होता है। और यहीं पर एक लड़का था राम गोपाल मिश्रा, जिसको गोली मार दी जाती है, और कहीं रूट लेकर है तो कहीं पंडाल के थीम को लेकर के है। मतलब कुल मिला करके एक ऐसा माहौल बन चुका है जिसमें ये होड़ मची हुई है कि मैं मुस्लिम समर्थक हूं, और इसके आड़ में मुस्लिम समुदाय को भी लगता है कि सत्तारूढ़ मेरे पास बैठा है, भला मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है। बस बात महज इतनी सी है कि मुस्लिम वोट की गोलबंदी के पीछे तमाम राजनीतिक पार्टियां लगी हुई है। अच्छे समाज का निर्माण करना उसका उद्देश्य नहीं है, समतामूलक समाज का निर्माण करना उसका उद्देश्य नहीं है। और सबसे मज़ेदार पहलू ये कि मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाली पार्टियां क्या मुस्लिमों के हित में कोई काम किया है? जवाब मिलेगा हरगिज नहीं। उन लोगों को क्या चाहिए? तो उन लोगों को मदरसा चाहिए, उन लोगों को सड़क पर नमाज अदा करने की छूट चाहिए। मतलब कुल मिला करके ये अनुभूति दिला देना है कि मैं तेरा हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। लेकिन क्या कभी भी कोई भी मुस्लिम समर्थक पार्टियां जो भी है, जो ज़बरदस्त तरीके से दम भरती है कि मुसलमानों के हितों में काम करने को तत्पर तैयार बैठा हूँ, कभी भी उन लोगों के एजुकेशन की प्रणाली को बदला क्या? कोई बच्चा जो सीबीएसई से पढ़ के निकलेगा और कोई जो मदरसा से पढ़ के निकलेगा, क्या चुनौती दे पाएगा? क्या उनके बच्चे अच्छे मुकाम पर पहुंच पाएंगे? क्या अगर कुछ अपवाद को छोड़ दिया जाए तो जवाब मिलेगा बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। यही कारण है कि मुस्लिम समुदाय में एजुकेशन के ऊपर जोर नहीं दिया गया। उन लोगों को धार्मिक आचरण की स्वतंत्रता दी गई। हम दो हमारे दो का नारा वहाँ समाप्त हो गया, वहाँ नारा उल्टा हो गया, हम दो हमारे दो, बाकी सबको भी आने दो। राजनीतिक और आर्थिक चेतना नहीं पनपने दी गई, समाज की मुख्य धारा में वो कभी जुड़ न सके। यही कारण था कि एक बात लालू यादव ने कभी ऑन रिकॉर्ड कहा था कि बिहार में जब तक गरीबी सत्ता से हटाया नहीं जा सकता, उसी तरह से जब तक मुस्लिम समाज में एजुकेशन का अभाव होगा, तय मान लीजिए कि राजनीतिक वोट बैंक के रूप में वो इस्तेमाल किया जाता ही रहेगा, और एक इस्तेमाल की वस्तु की तरह आज भी उसका उपयोग किया जा रहा है। तो ध्यान रहे, भारत में राजनीतिक चेतना और जागृति को पैदा करने का मूल काम का उद्देश्य यह नहीं है कि सांप्रदायिकता का जहर किसी वर्ग विशेष को अपने पक्ष में मिला करके अन्य को डिमोरलाइज कर दिया जाए, हिंदू समाज को जातियों में बांट दिया जाए। और यही कारण था कि योगी ने कहा कि बंटोगे तो कटोगे, क्योंकि बांग्लादेश उसका उदाहरण है। तो काटरता का जो जहर बोया जा रहा है, स्वाभाविक है कि एक स्वस्थ मानसिकता की ज़रूरत है देश में, ताकि सबका साथ, सबका विकास, लेकिन इसमें सबका प्रयास भी चाहिए। आज जितनी भी योजनाएं केंद्र सरकार की है जो बीजेपी प्रायोजित है, कोई यह कह नहीं सकता कि हिंदू बस्ती में, मुस्लिम समाज में, मुस्लिम परिवार के लिए नहीं था, सबके लिए था। लेकिन अपेक्षा अनुरूप जब मानसिकता नहीं मिली, वैसी सफलता नहीं मिली, तो स्वाभाविक है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी आपसे मुंह मोड़ेगा और फिर पॉलिसी उसी अनुरूप बनेगा। तो जागना तो कहीं आपको भी है। क्या दे दिया कांग्रेस ने, पूछना आपको खुद से है। क्या दे दिया आपको सपा ने, पूछना खुद से है। क्या दे दिया आपको राजद ने, पूछना और समझना और सोचना आपको खुद से है। देश जितना आपका है उतना हर किसी का है। मैं चाहूँगा एक समतामूलक समाज। जय हिंद, जय भारत।